वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपके ROE एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। अप्रॉक्सीमेट 40 डेज अबव हैं, अभी 40 डेज से ऊपर हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम होना है 27 जुलाई को, और उसी के लिए सीरीज़ में स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी जो सब्जेक्ट वाइज जो सीरीज़ चल रही थी वो कंप्लीट हो गई है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे 40 दिन हम लोग वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो दोपहर 1 बजे क्लास आती है, रात को 9 बजे मॉक टेस्ट चल रहा है, वो भी करते रहिए। ROE को टारगेट करते हुए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे अभी भी पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं या फिर उन्हें लगता है टेस्ट सीरीज़ की नीड है, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और रिवीजन कीजिए। तो उसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, और आपको सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। ठीक, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं, ठीक है। इसमें आपको दे दिया जाता है कोई भी स्टेटमेंट और पूछा जाता है किस शिलालेख से संबंधित है, या फिर आपको कोई एक शिलालेख दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन से कथन इस शिलालेख से संबंधित हैं, या सही हैं या गलत है। इस टाइप के कथन बनते हैं। तो जो पहला शिलालेख है, ठीक है, वो पशु बलि की निंदा करता है, ठीक है। पशु बलि की निंदा किसमें? पहले शिलालेख में। दूसरे में कहा गया मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है, ठीक है। तो दूसरे में क्या होगा? मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख। तीसरे में है इसमें राजकीय अधिकारियों को ये आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख है, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई, इंपॉर्टेंट है। पांचवा है, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख क्या कहता है? मंत्री परिषद और पुलिसानी और पार्टी वर्कर्स जैसे अधिकारी जो समाचार देने वाले होते थे, ठीक है, उनको पार्टी वर्कर्स कह रहे थे, तो ऐसे अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। हम देखते हैं सातवां शिलालेख। सातवें शिलालेख में दिया गया है जनता के लिए कल्याणकारी कार्यों के साथ धार्मिक सहिष्णुता की बात न केवल अपने राज्य में बल्कि चोलों, पांड्यों के पड़ोसी राज्यों और उत्तर पश्चिम में एंटियोकस के लिए कही गई है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है किस शिलालेख में चोल, पांड्य आदि पड़ोसी राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना पड़ेगा सातवां शिलालेख है, इस तरीके से आपको लर्न करना है। फिर आठवां शिलालेख देखते हैं। आठवें शिलालेख में शाही विहार यात्रा को धम्म यात्राओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और अशोक स्वयं बोध गया के संबोधि गए थे, ठीक है। नवा शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं 10वां शिलालेख क्या कहता है। इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। और 11वें शिलालेख में इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के धर्मों का सम्मान करे और इनके प्रति सद्भाव अर्थात धार्मिक संश्लेषण रखने की बात कही गई है। 13वां शिलालेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अशोक के राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है, और इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का भी उल्लेख है जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे थे। फिर आता है 14वां शिलालेख। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। तो ये सारे शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनको लर्न करना, एक दो बार रिपीट करेंगे, आसानी से याद हो जाएंगे। कभी कभी प्रश्न इससे भी बनता कि अशोक के अभिलेख इनके खोजकर्ता कौन है और किस वर्ष खोजे गए, ठीक है। तो पहला देखिए बराबर और जो नागार्जुनी गुफा है, यहाँ पर जो अभिलेख है वो हेरिंगटन द्वारा खोजा गया 1785 में। इलाहाबाद स्तंभ लेख बर्ट ने खोजा 1834 में। भाभू अभिलेख की बात करें तो कैप्टन बर्ट ने खोजा 1840 में। रामपुरवा कार्लाइल ने 1872 में। रूपनाथ लेख कर्नल एलिस ने 1872 में। और मैसूर के जो 3 लेख हैं वो राइस ने खोजे थे 1891 में। और निगलीवा स्तंभ लेख फ्यूरर ने खोजा 1895 में। और रुमेनदेही अभिलेख फ्यूरर ने खोजा 1896 में। तो इनको भी आपको एक बार याद रखना होगा। कुछ और अभिलेख भी हैं, जैसे कि सारनाथ का ऑरेल स्टाइन ने खोजा था 1905 में। मास्की का अभिलेख बीडन ने 1950 में माफ़ कीजिएगा। येरगुड़ी लेख अणुघोष ने 1916 से 1917 के बीच में खोजा था।
अब ये जो 13वें अभिलेख है इसमें क्रमशः वर्णित शासक कौन कौन से उनको देखेंगे, किस देश से हैं और शासक की पहचान करेंगे। तो इसमें जो एंटियोक की बात की गई है 13वें शिलालेख में वो सीरिया के थे और ये शासक कौन थे, एंटियोकस द्वितीय को एंटियोक कहा गया इसमें। तुर्मा या तुलमाय ये मिस्र के थे, टॉलमी फिलाडेल्फस सेकंड को तुलमाय कहा गया है। अंतकिन या अंतेकिन ये मैसिडोनिया या मकदूनिया के शासक थे, एंटीगोनस गोनाटस को बोला गया। मग या मक्का कौन थे, ये एपिरस थे सीरिया के मगस और अलेक्सुंदर थे सीरीन देश के अलेक्जेंडर को अलेक्सुंदर कहा गया। अब हमने जो भी अभिलेख पढ़े हैं उनके आधार पर अशोक की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे। जैसे 8वें वर्ष कलिंग विजय का जो वर्णन किया गया है वो 13वें शिलालेख में है, इनसे स्टेटमेंट बन सकते हैं। 10वें वर्ष संबोधि या बोध गया की जो यात्रा की और धम्म यात्रा का प्रचलन किया वो 8वां शिलालेख और 12वें वर्ष धम्म लिपि लिखना शिलालेख संख्या 4 तथा शिलालेख संख्या 6 में वर्णन है। आजीविकों को 2 गुफा दान करना ये गुहालेख में है। युक्त राजू प्रादेशिक को प्रशासनिक दौरों पर भेजा ये शिलालेख संख्या 13 में है। 13वें वर्ष धर्म महामात्र की नियुक्ति 5वें शिलालेख में वर्णन किया गया और 14वें वर्ष कनक मुनि स्तूप का आकार वर्धन किया गया ये निगलीवा लेख में कहा गया है। 19वें वर्ष आजीविकों को तीसरी गुफा दान में दिया गया ये गुहा लेख में और 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम यात्रा हुई रुमेनदेही लेख में कहा गया है और कनक मुनि स्तूप की पूजा निगलीवा लेख में है और यहाँ स्तंभ की स्थापना की। ठीक है। 26वें वर्ष धर्मानुशासन के नियमों से संबंधित प्रथम 6 स्तंभ लेखों को लिखवाया और रज्जुकों को न्यायिक अधिकार दिया, जीववध निषेध किया। 27वें वर्ष धर्म वृद्धि कार्यों के पर्यवेक्षणों से संबंधित स्तंभ लेखों का आलेखन किया गया। अगली जो लिस्ट है ये शिलालेख जो कि लघु शिलालेख है, इसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं कि आपको लघु शिलालेख के नाम दिए जाते हैं और पूछा जाता है ये किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो इनमें किस स्थान से आपको देखना रहेगा। रूपनाथ है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला, गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, सहसाराम कहाँ बिहार के शाहाबाद जिले में, भाबरू या बैराट है जयपुर जिले में राजस्थान, मास्की कर्नाटक के रायचूर जिले में और ब्रह्मगिरी मैसूर के चित्रदुर्ग जिले में, सिद्धपुर है कर्नाटक में और जटिंग रामेश्वर भी कर्नाटक में है, गोवी मठ है मैसूर के कोब्बल में, पालकी गुंडू कर्नाटक में, राजुल मंडगिरी ये है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में, अरोरा याद रखिएगा यूपी के मिर्जापुर जिले में, सारोमारो शहडोल एमपी में, नित्तूर है मैसूर में और उडेगोलन ये बेल्लारी कर्नाटक में है और पनगुडरिया है सीहोर एमपी में। अभी एरुगुडी और सन्नाती बच गया है। तो एरुगुडी कहाँ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में और सन्नाती गुलबर्गा कर्नाटक में। हमने अशोक के शिलालेखों के बारे में जाना, किंतु अशोक के शासन काल के बारे में भी कुछ बातें महत्वपूर्ण है, जान लेते हैं। तो इनका जो समय था वो 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक रहा। अशोक प्राचीन भारतीय इतिहास का सर्वाधिक प्रसिद्ध सम्राट था और इनका राज्याभिषेक कब हुआ, 269 BC में हुआ था। अशोक के नाम और उपाधियां हम लोग देखते हैं, जैसे कि इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो अशोक वर्धन का उल्लेख मिला है विष्णु पुराण में, बुद्ध शाक्य कहा गया है मास्की अभिलेख में, मगधाधिराज की जो उपाधि है वो मगध का राजा अर्थात ये भाबरू अभिलेख में कहा गया और महाराज कुमार पनगुडरिया जो अभिलेख है बुधनी में उसको कहा गया है। नेक्स्ट है प्रियदर्शनी राजा कहा गया बराबर गुहा लेख में, अशोक कहा गया मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलन लघु शिलालेख में। सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक का नाम पढ़ा गया था। मास्की लेख में देवानामपियस अशोकस तथा गुर्जरा लेख में देवानामपियस प्रियदर्शिनो अशोक राजस उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है। देवानामपिय प्रियदर्शिनी किस में कहा गया, रुमेनदेही, निगलीवा, रूपनाथ और गिरनार आदि में इस नाम का उल्लेख, और प्रियदर्शी का वैराट भाबरू लेख में, कांधार अभिलेख में और दीपवंश में। देवानामपी कहा गया 13वें और 12वें शिलालेख में। दीपवंश और महावंश में भी देवानामपी या प्रियदर्शी का उल्लेख मिलता है। टी कैंथलर अशोक के अभिलेखों में सबसे पहले 1750 में टी फैंथलर ने खोजा था, उन्होंने दिल्ली मेरठ अभिलेख खोजा था। इसके अलावा एक और जानकारी आपको देखनी चाहिए कि अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत हैं, जबकि पश्चिमोत्तर में जो मिले अभिलेख हैं वो अरामाइक और यूनानी भाषा में हैं। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख किसमें लिखे गए हैं, खरोष्ठी में लिखे गए हैं। और अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग कहाँ किया गया, तो अफगानिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं वहां पर। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इससे प्रश्न बनते हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में कलकत्ता टकसाल के अधिकारी और एशियाटिक सोसाइटी के सचिव थे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इन्होंने दिल्ली टोपरा अभिलेख को भी पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहली बार ब्राह्मी लिपि का सफलतापूर्वक उद्वाचन किया।
धौली और गिरनार लेक को पढ़ने का कार्य जेम्स प्रिंसेप ने ही किया था। फिर 1840 में नॉरिस ने प्रथम बार सहबाजगढ़ी लेक को पढ़ा था और 1840 ईस्वी में किट्टो ने ये भाब्रू शिलालेख को पंडित कमलाकांत थे, इनकी सहायता से पढ़ा था। और भाब्रू शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि किसमें त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है, तो भाब्रू शिलालेख है। चापड़ ही वह एकमात्र लेखक है जिसका नाम अशोक के ब्रह्मगिरी, जटिंग, रामेश्वर और सिद्धपुर द्वितीय अभिलेख में मिलता है। प्रथम शिलालेख गिरनार संस्करण तथा 13वां शिलालेख सहबाजगढ़ी संस्करण कहलाता है। अशोक के लेख सर्वाधिक संख्या में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, ये बात याद रखिएगा। और अशोक ने सर्वप्रथम लघु शिलालेख, उसके बाद 14 प्रमुख शिलालेख अर्थात जो दीर्घ शिलालेख हैं, और अंत में 6 स्तंभ लेखों को निर्गत किया था। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा के साथ कुल 4 लिपियों का प्रयोग हुआ, जैसे कि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी, इनका प्रयोग हुआ है। अशोक के स्तंभ लेख और गुहा लेखों में केवल ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ। सहबाजगढ़ी, मानसेहरा अभिलेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। लघमान तथा तक्षशिला अभिलेख में अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। कंदहार का सरेकुना अभिलेख में यूनानी और अरामाइक लिपियों का एक साथ प्रयोग हुआ था। अशोक ऐसा पहला भारतीय शासक था जिसने अभिलेखों के सहारे प्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रजा को संबोधित किया। अभिलेखों को निर्गत करने की राजकीय परंपरा अशोक से ही जुड़ी मानी जाती है। अशोक बौद्ध धर्म का महान समर्थक था। परंपरा के अनुसार, और जैसा कि वंशा और दीप वंशा में उल्लेख किया गया, उसके भतीजे निग्रोध ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करवाया था। उसके शासनकाल के दौरान पहली बार बौद्ध धर्म भारत से बाहर पहुंचा। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा, इनको सिलोन, अर्थात पहले सिलोन बोला जाता था श्रीलंका को, वहां भेजा था। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के 18वें शासनकाल में हुआ। अशोक का सोहगौरा नामक प्राचीनतम ज्ञात ताम्रपत्र मौर्य अभिलेख है, जिसमें अकाल अर्थात दुर्भिक्ष राहत प्रयासों का उल्लेख है। यह भारत में बहुत कम पूर्व अशोक ब्राह्मी शिलालेखों में से एक है। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में रोमिला थापर ने अपना समर्थन भी व्यक्त किया है। और इसी तरह हम लोग अशोक का धर्म परिवर्तन पढ़ेंगे। तो अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार और अशोक के विषय में प्रचलित है कि वे नित्य 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। कल्हड़ अशोक को शिव का उपासक बताते हैं। कलिंग युद्ध के बाद वो अपना बौद्ध धर्म अनुयायी हो गए थे, बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। सिंगली अनुसूचियों और उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का जो श्रेय है निग्रोध को देती है, जो 7 वर्ष की आयु में बौद्ध भिक्षु बन गया था। तत्पश्चात मोगली पुत्र तिस्सी के प्रभाव से अशोक पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गया। और वहीं दिव्यावदान और हेन सांग के अनुसार बाल पंडित समुद्र नामक व्यापारी के प्रभाव के कारण उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और गुप्त ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो तारानाथ ने अशोक को तांत्रिक बौद्ध मतलब मातृ देवी का उपासक भी बताया है। तो ये अशोक से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण तथ्य मैंने इस क्लास में कंप्लीट किया है, होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी पॉइंट में, किसी भी तथ्य में कहीं भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है, एक बार कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर जरूर करते रहिए। और अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन नंबर्स पे, जो नंबर दिए गए, इन पे कॉल या मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं आती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।